Assalamu alaikum. My name is Moiza Nisar. The topic of my presentation is examination of respiratory system. Examination of respiratory system includes different steps. The first step is general examination. And the others are inspection, palpation, percussion, and auscultation. In general examination, we first approach the patient by with right side. हम पेशेंट के राइट साइड पे जाके उसको एग्जामिन करते हैं. हम क्या करते हैं कि पहले पेशेंट को ग्रीट करते हैं और उससे फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उससे बताते हैं अपना नाम वगैरह, और फिर उसे एक्सप्लेन करते हैं पूरा प्रोसीजर कि हम किस तरह उसको एग्ज़ामिन करने लगे और क्या क्या करने लगे हैं उसके साथ. उसके बाद हम पेशेंट से उसका कंसेंट लेते हैं, उससे पूछते हैं कि आपकी परमिशन है, हम आपको एग्ज़ामिन कर लें. फिर जनरली जो हमारी एग्ज़ामिनेशन जो हमने पहले पढ़ी है, जिस तरह उसके हैंड्स, माउथ, आइज़, पेलर, क्लबिंग वगैरह, ये सब कुछ जनरल एग्ज़ामिन करके हम अपनी मेन पॉइंट पे, अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम के एग्ज़ामिनेशन पे आते हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट है इंस्पेक्शन. अब इंस्पेक्शन हम कैसे करते हैं कि हम पेशेंट को बगैर टच किए हम उससे एग्ज़ामिन करते हैं. हम बगैर टच किए पेशेंट को सिर्फ देख के उसको एग्ज़ामिन करते हैं, इसे हम इंस्पेक्शन कहते हैं. इंस्पेक्शन में सबसे पहले हम पेशेंट के चेस्ट को एक्सपोज करवाते हैं ताकि हम जल्दी से आसानी से कर सकें, और ये ज़्यादातर हम मेल्स में करते हैं, फीमेल्स में कम करते हैं. उसके बाद हम उसकी पोजीशन किस तरह सेट करते हैं कि अगर पेशेंट अगर लाइन पोजीशन में है तो उसको बिठाने की ज़रूरत नहीं है, लाइन में पहले कर लो, फिर बाद में उसको सिटिंग पोजीशन में ला के फ्रंट से और बैक से उसको चेक कर लो. अगर सिटिंग में है तो पहले सिटिंग में आप कर ले फ्रंट बैक को एग्जामिन, उसके बाद उसको लिटा के कर ले. लेकिन अगर वो लेटा हुआ है तो 45 डिग्री के एंगल पे उसके हेड को हमने रेज़ करना है, नीचे कोई पिलो रख देते हैं. फिर हम उसका पोस्चर वगैरह देखते हैं कि वो नॉर्मल है. उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट के एक्सेसरी मसल्स और उसके नेज़ल एला को चेक करते हैं कि उनकी मूवमेंट कैसी है, वो किस तरह वर्क कर रहे हैं. अगर तो वो बहुत ज़्यादा नेज़ल एला एक्सपेंड हुआ हुआ, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा फोर्सफुल जो है वो रेस्पिरेशन कर रहा होगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी है. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस मैम, मुझे फ्लू का इशू है काफ़ी डेज से, तो इस वजह से मे बी कोई साउंड में प्रॉब्लम आ सकता है. नेक्स्ट, मूविंग टू द टॉपिक, हम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन चेक करते हैं. अब टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में फीमेल्स और मेल्स में डिफरेंट होती है. फीमेल में होती है हमारे पास थोरैको एब्डोमिनल, और मेल में होती है एब्डोमिनो थोरेसिक. तो हम इसको चेक करते हैं कि हमारा अगर मेल पेशेंट है तो उसमें एब्डोमिनो थोरेसिक ही है, कोई डिफरेंट तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें. उसके बाद हम पेशेंट की चेस्ट के शेप चेक करते हैं. नॉर्मल शेप हमारे पास होती है एलिप्टिकल, तो हम देखते हैं कि पेशेंट की शेप सही है, बैरल शेप तो नहीं है, पिजन शेप तो नहीं है, उसकी चेस्ट का शेप ठीक है. ये हम सिर्फ विजिबली कर रहे हैं अभी सारा कुछ. उसके बाद हम पेशेंट की चेस्ट की सिमेट्री चेक करते हैं. हम लोग देखते हैं कि उसकी जो रिस्पायर कर रहा है वो नॉर्मली उसकी दोनों साइड की सिमेट्री सेम है, दोनों एक्सपैंड और रिलैक्स सेम कर रहे हैं. उसके बाद एक्सपेंशन चेक करते हैं कि एक्सपेंशन सही हो रही है, ज़्यादा तो नहीं हो रही, कम तो नहीं हो रही. उसके अलावा हम ट्रैकिया की पोजीशन देखते हैं कि वो मिड में आ रहा है ट्रैकिया के नहीं, ये हम देखते हैं. उसके बाद हम लोग विजिबली, बहुत ज़्यादा थिन पेशेंट हो तो पता चल जाता है हमें कि वो मिड में आ रहा है सही है या नहीं, क्योंकि जो है वो गोइटर वगैरह या ऐसा कोई इशू हो तो वो राइट या लेफ़्ट को पुश हुआ होता है. उसके बाद सुप्रा क्लेविकुलर फोसा जो हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं, और इंटरकोस्टल स्पेसेस भी देख लेते हैं कि वो उनमें उनके अंदर जो स्पेसेस वगैरह है वो ठीक है या नहीं है. उसके बाद एपेक्स बीट है, हम लोग उससे भी फिफ्थ इंटरकोस्टल मिड क्लैविकुलर लाइन पे चेक करते हैं. थिन पेशेंट में हमें समटाइम्स ये विजिबल हो जाती है. उसके बाद हम पेल्पेशन में आते हैं. अब पेल्पेशन में हम पेशेंट को टच करके हैंड के थ्रू पेल्पेट करके एग्जामिन करते हैं. अब इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट की पहले पूरी चेस्ट को अपने हाथ लगा के पेल्पेट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कोई स्वेलिंग, कोई ब्रूजिंग, कोई इन्फ्लेमेशन, एडीमा वगैरह तो नहीं है, कोई स्कार वगैरह. उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उसकी ट्रैकिया को लिकेट करते हैं अपने मिडल फिंगर से. यहाँ पिक्चर में भी शोन है जिस तरह, या सिर्फ मिडल फिंगर से हम ऐसे कर लेते हैं, या फिर दोनों फिंगर साइड पर रख के मिडिल फिंगर से पलपेट करके चेक कर लेते हैं कि ट्रैकिया उसकी दरमियान में है, मिडिल लाइन में है, नहीं है तो मतलब उसकी अंडरलाइन कोई पैथोलॉजी है. उसके बाद हम उसकी एक्सपेंशन और चेक करते हैं और मूवमेंट चेक करते हैं, किस तरह हम अपने हैंड्स को प्लेस करते हैं. हम यहाँ पे पिक्चर में शो भी किया गया
उसके थ्रू हम उसकी एक्सपेंशन चेक करते हैं कि दोनों साइड्स की ठीक हो रही है या नहीं, और मूवमेंट्स हमारी सेम है दोनों साइड पे या नहीं सेम लंग्स की। और एपेक्स बीट हम वैसे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लैविकुलर लाइन में अपनी फिंगर्स हैंड प्लेस करके हम वहाँ पे चेक कर लेते हैं हमें एपेक्स बीट फील हो रही है। अगर हमें सपोज समटाइम ऐसे होता है कि कार्डियो में गैली वगैरह हो तो वो राइट को पुश हो जाती है, तो इसलिए हम चेक कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि नॉर्मल है, नहीं तो कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी होगी अब नॉर्मल हुई तो। उसके बाद वोकल फर्मिटस हम चेक कर लेते हैं पेशेंट का। इसमें हम किस तरह करते हैं कि हम अपने जो अल्लर साइड होती है हमारे हैंड की, वो पेशेंट की जो इंटरकॉस्टल स्पेसेस या लंग्स के एरिया में प्लेस करके हम पेशेंट से कहते हैं कि आप 99 बोलें, तो हमें एक रेजोनेंस फील होगी। जब पेशेंट 99 बोलता है तो हम पैल्पेट करते हैं, हमें एक रेजोनेंस फील होती है जो वोकल फेमीटस होती है। अगर रेजोनेंस कम आ रही हो, वैसे फीमेल्स और चाइल्ड में ये कम होती है नॉर्मली, लेकिन अगर फिर ज़्यादा कम आ रही हो तो इसका मतलब कोई एंडरलाइन पैथोलॉजी है, जिस तरह न्यूमोथोरेक्स है या प्लूरल एफ्यूजन है। उसके अलावा हम पैल्पेट करके दूसरी डिफॉर्मिटीज़ चेक करते हैं, जिस तरह इन्फ्लेमेशन, स्कार्स वगैरह। उसके अलावा हम ब्रेस्ट भी पैल्पेट करते हैं, हम देखते हैं कि कहीं ब्रेस्ट में से कोई निपल्स में से कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, या कोई लम्ब्स तो नहीं है, वहाँ कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, ये भी हम चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है परकशन। परकशन में हम क्या करते हैं, टेक्निक क्या होती है परकशन की हमारे पास, कि हमारे पास हमारा जो लेफ़्ट हैंड होता है ना, लेफ़्ट हैंड को हम प्लेक्सीमीटर कहते हैं इसमें, और हमारे राइट हैंड को प्लेक्सर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम अपना लेफ़्ट हैंड पेशेंट की, यानी कि हमारे प्लेक्सीमीटर पेशेंट की बॉडी पे रखते हैं हम लोग, पिक्चर में शोन भी हो रहा है। हमारे राइट हैंड की जो मिडिल फिंगर होती है, वो जिसे हम प्लेक्सर कह रहे हैं, उससे हम लेफ़्ट हैंड की मिडिल फिंगर को टैप करते हैं। जब हम टैप करते हैं तो हमें एक रेजोनेंस फील होगी, एक साउंड या रेजोनेंस फील होगी, जो कि हमारा परकशन नोट होगा। अगर रेजोनेंस आ रही है तो इसका मतलब नॉर्मल है, क्योंकि हमारे लंग्स एम्पटी कैविटी होते हैं तो हमें रेजोनेंस फील हो सकती है, वो नॉर्मल होगी। अगर हमें डल रेजोनेंस फील हो रही है तो इसका मतलब अंदर कोई सॉलिड चीज़ है, जिस तरह कंसोलिडेशन हुई हुई है तो डल आएगी, या हार्ट पे हम करेंगे तो हमें डल फील होगा। अगर स्टोनी डल आ रही है तो इसका मतलब वहाँ पे प्लूरल एफ्यूजन है, फ्लूइड फिल्ड प्लूराज है, तो हमें स्टोनी डल आएगी। और अगर हाइपर रेजोनेंट है तो मतलब न्यूमोथोरिक्स है, क्योंकि वैसे भी कैविटी है लंग एयर, हॉलो कैविटी है तो उसमें रेजोनेंस आएगी। जब उसके प्लूरास भी में भी एयर होगी तो उससे हमें हाइपर रेजोनेंस आएगी। टिम्पैनेटिक हमारे पास ये होता है कि हम एब्डोमेन के लिए करते हैं, हॉलो कैविटी होता है हमारा स्टमक भी, तो उसकी जो साउंड्स आती है वो ये होती हैं। दूसरा नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन का मेथड क्या होता है कि हम लोग अपने स्टेट से पेशेंट के जो लंग्स वगैरह, चेस्ट का एरिया, उसकी साइड्स, फ्रंट और ये सारा कुछ जो है ना, हम लोग वो ऑस्कल्टेट करते हैं। अब इसका मेथड ये होता है कि हम लोग जो बेल होता है ना, जो लार्जर पार्ट होता है, डायाफ्राम होता है, स्मॉलर बेल होता है, बेल से हम ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एयर पाइप्स ऑस्कल्टेट करते हैं, और डायाफ्राम से हम लंग्स ऑस्कल्टेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो तरह की साउंड्स हमें मिलती हैं, एक हमारे पास ब्रोंकियल साउंड्स होती हैं और एक हमारे पास वेजिकुलर साउंड्स होती है। ब्रोंकियल साइड्स हमें यहाँ पे मिलती है ट्रैकिया, ब्रोंकाई वगैरह में ये मिलती है। इसमें क्या होता है कि हमारा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में गैप ज़्यादा होता है, जबकि जो हमारी वेजिकुलर साउंड्स होती है ना, उनमें दोनों सेम होते हैं और कोई गैप नहीं होता। उसमें हमारे पास जो होता है ना, वो एक्सपायरेशन होता है वो ज़्यादा होता है, शॉर्टर इंस्पायरेशन होता है, एक्सपायरेशन ज़्यादा होता है हमारे पास। अब हम इसमें अब हम चेक क्या करते हैं ऑस्कल्टेशन में, हम इंटेंसिटी ऑफ ब्रेथ साउंड्स देखते हैं, हम उनकी इंटेंसिटी देखते हैं वो कैसी है, ठीक है या नहीं। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई कंसोलिडेशन है या लंग कोलैप्स किए हुए हैं। अगर कम है तो मतलब पेशेंट ओबीस है, ऑब्वियसली हमें इंटेंसिटी कम आएगी उन साउंड्स की, या फिर न्यूमोथोरक्स हो सकता है, प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है। उसके बाद हम ड्यूरेशन ऑफ रेस्पायरेशन चेक करते हैं, जो कि नॉर्मली हमारे पास इंस्पायरेशन हमारे पास ज़्यादा होता है और एक्सपायरेशन हमारे पास कम होता है। अगर तो पेशेंट में एक्सपायरेशन लॉन्गर हो रहा है तो इसका मतलब उसके ट्रैकिया, ब्रोंकाई वगैरह में मतलब उसके अंदर कोई जो है वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, ये हो सकता है पॉसिबल, जिसकी वजह से वो एक्सपायरेशन ज़्यादा हो जाएगा, जिस तरह अस्थमा के पेशेंट्स में हमारे पास होता है। उसके अलावा हम देखते हैं करेक्टर ऑफ ब्रीथिंग साउंड्स। करेक्टर ऑफ ब्रीथिंग साउंड ये होता है कि ट्रैकिया में अलग साउंड्स आती हैं ऑस्कल्टेशन पे, और हमारे पास ट्रैकिया, ब्रोंकाई वगैरह में और लंग्स में डिफरेंट आती हैं। अगर हमारे पास लंग्स में भी ट्रैकिया, ब्रोंकाई जैसी आने लग जाए तो मतलब हमारे लंग्स जो है
कोलैप्स कर चुके हैं हमारे लंग्स, या फिर अंडरलाइन कोई पैथोलॉजी है, अगर हमारे लंग्स में साउंड ट्रैकिया जैसी आए, डिफरेंट ना आए। इसमें एबनॉर्मल साउंड्स होती हैं जिसे हम आइडेड साउंड्स भी कहते हैं, जिस तरह वीजिंग होती है अस्थमा के पेशेंट्स में, स्ट्राइडर होती है, और हमारे पास प्लूरल रब होता है, डिफरेंट साउंड्स होती हैं। ये हमारे पास होती है एक्सपायरेटरी सिस्टम के एग्जामिनेशन। एंड द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक्स।